अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं वालेकुम हूं हसन अस्सलाम। और आप देख रहे हैं पायलट। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जो है वो एक वबा के ज़ेर असर है, और जहाँ पे दिन ब दिन अ, अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं पर सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है, ख़तरा लाहक है, वो है उन अफ़राद का, उन पैरामेडिक्स का, उन नर्सेज़ का, उन डॉक्टर्स का, जो कि मरीज़ों को उस वबा से बचाने की अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंसानियत के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे आला दर्जा उसका दिया जाता है, या उस शख्स का होता है जो कि किसी दूसरे शख्स की जान बचाता है। और अगर हम प्रोफेशन वाइज देखते हैं तो सबसे ऊपर जो है वो डॉक्टर्स का पेशा आता है। इसलिए पूरी दुनिया में जो सबसे काबिल एहतराम पेशा है वो डॉक्टर्स का है। लेकिन अगर हम वबा के दिनों में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो डॉक्टर्स को ही होता है। हमने जो अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी वबाएँ आईं जिनसे लड़ते हुए, जिनको ख़त्म करने की कोशिश करते हुए बहुत से डॉक्टर्स जो थे, उन्होंने पूरी दुनिया के अगर हम बात करें, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी जान गँवाई, सिर्फ़ इसलिए कि वो नस्ल इंसानी को बचा सकें। और इसी तरह का एक प्रॉब्लम जो है, वो आजकल कोविड-19 की शक्ल में हमारे सामने है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो पाकिस्तान में हालात जो है, वो हमें इसके बिल्कुल उल्ट नज़र आते हैं। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इमरान हसन साहब। मोहम्मद इमरान हसन साहब जो हैं, वो एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं मेडिसिन एंड एंडोक्राइनोलॉजी के, और मेडिकल यूनिट 3 लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ये होते हैं। इनकी बेसिकली जो अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से बात करें, और इसके अलावा जो है इंचार्ज हैं ये डायबिटिक एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक सेंटर लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में। इसके अलावा अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में जो है ये तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। तो हम आज डॉक्टर साहब से इसी इशू के ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम हसन। कैसे मिजाज हैं आपके? सर अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाए सर? बिल्कुल ठीक ठाक है सर। अल्लाह का शुक्र। सर आप बखैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो मैं शुरू करूँगा, बात तो बहुत थोड़ी-सी दिल को चुभने वाली है। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सबसे पहली डेथ एक इंतहाई यंग डॉक्टर की हुई थी कोविड-19 के खिलाफ लड़ते हुए। तो सर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि सर फ्रंट लाइन पे अगर हम किसी कहीं पे जंग लगी हो तो हम देखते हैं तो फ्रंट लाइन पे हमारे जो मुजाहिदीन, हमारे जो फौजी हज़रात होते हैं, ये हमारे फौजी भाई जो हैं, वो हमारी मुल्क की हिफाज़त के लिए, हमारी जानों की हिफाज़त के लिए अपनी जान नज़राना पेश करते हैं। तो मैं तो आप लोगों को इस जो वार है, कोविड-19 की वार के साथ जो एक वार चल रही है, उसमें आप हमारे फ्रंट पे खड़े हैं सर, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं, सर आप उनको किस तरह देखते हैं? ख्याल है जिस तरह से कि आप मुझसे कह रहे हैं, इसी तरह से मैं खुद भी अपने जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कि यूजुअली मतलब बीइंग सीनियर, मैं उस तरह से उतना फ्रंट लाइन के ऊपर काम नहीं कर रहा होता हूँ जितना मेरे जूनियर डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, जिनमें हाउस ऑफिसर्स हो गए या मेडिकल ऑफिसर्स हो गए या मेरे सीनियर रजिस्ट्रार्स हो गए। तो मैं यकीनन उनको सलाम पेश करना चाहूँगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बेसिकली अपनी ना सिर्फ मैं जान को ख़तरे में तो ख़ैर वो तो एक शोबे का एक यानी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो अपना काम रूटीन का कर रहे हैं। लेकिन एक फ़ौजी को ये इस बात का अंदाज़ा होता है कि दुश्मन उसका कहाँ है, गोली किस डायरेक्शन से आने वाली है। यहाँ पे जो दुश्मन है उसका साइज़ इतना छोटा है कि वो नज़र नहीं आ सकता, और इसी तरह से जो उसकी खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए जितनी हमें ज़रूरत है जिन चीज़ों की, उसमें पाकिस्तान ही क्या सारी दुनिया में आपको पता है मैं जो रॉयल कॉलेजेस हैं तीनों उनका फेलो हूँ। सो मेरे पास ईमेल्स आती रहती हैं। यूके में भी इसी तरह की सूरत हाल है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कमी के सिलसिले में। बल्कि वहाँ तो ये बात भी चल रही है कि मर्दों और ख़वातीन के जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनके साइज़ का डिफरेंस जो है वो वजह बन रहा है उनके डॉक्टरों में
जो मर्ज फैल रहा है उसकी। तो ख़वातीन का साइज़ जो है वो छोटा होना चाहिए बनिस्बत मर्दों के, तो फिट टू साइज़ वाली या वन साइज़ फिट टू ऑल वाली बात नहीं है। सो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मैं अपने को इसमें से एक्सक्लूड करते हुए बात कर रहा हूँ, ऑल्दो कि मैं भी उसमें कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा डाल रहा होता हूँ, लेकिन ये कि जो फ्रंट लाइन के ऊपर मेरे सारे जूनियर्स काम कर रहे हैं जो मेरे अपने बच्चों की तरह से हैं, मुझे यकीनन उनकी फ़िक्र होती है जब उन्हें कोई किसी किस्म का उनमें से किसी का पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है, या उनमें से कोई ऐसा होता है जो मुझे आके कहता है कि आज मुझे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं मिल सकी है। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मुझे यकीनन इस बात का एहसास है, लेकिन ये एक ऐसी हालत है जो मेरे ख़्याल में सारी दुनिया में इस वक्त जिस शिद्दत के साथ में ज़रूरत का इसकी बढ़ी है, उतनी सप्लाई मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल है वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें बेहतरी आती जा रही है। ठीक आपने सर बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर अगर हम जैसे आपने पूरी दुनिया का कंपैरिजन किया है कि वहाँ पे भी जो है हालात जो है वो कुछ डिफरेंट नहीं है जैसे पाकिस्तान में है। लेकिन सर अगर हम देखते हैं तो सर पूरी दुनिया में जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं पर पेशेंट के हिसाब से तो सर उनका जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हायर है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो वो रेशो जो है बहुत लो है। अगर उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे अगर जो है डॉक्टर्स को या पैरामेडिक स्टाफ को या नर्सेज को जो है वो एक प्रोटेक्टिव जो किट्स है उनकी अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो लेकिन सर अगर अगर उस हिसाब से अगर उस रेशो के हिसाब से देखते हैं तो सर पाकिस्तान के अंदर तो ये इशू नहीं आना चाहिए। उसकी वजह ये है ना कि हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। आपने बिल्कुल सही कहा कि पर पेशेंट जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो हमारे काफ़ी कम है उनके मुकाबले में। लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि बेसिकली वो जितने भी हैं उनके लिए भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। सिचुएशन कुछ बेहतर हो गई है वक्त के साथ साथ, शायद मजीद बेहतर भी हो जाए, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज मौजूद हैं जिनको यकीनन बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ दिसंबर से लेके आज जो है जो आज के दिन की तक अगर हम देखते हैं तो हमें सर ये बताया जाता है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि गवर्नमेंट को जो था दिसंबर में ही पता लग गया था कि ये प्रॉब्लम आ रहा है और जो कि स्प्रेड आउट करेगा पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किसी भी किस्म का कोई प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स ऐसे किए थे जो कि हमें नजर नहीं आए? देखो, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो तो वो लोग दे सकते हैं कि जो इसके गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकर्स थे। बज़ाहिर हमें इस बात का नज़र नहीं आता, और इसकी रिफ्लेक्शन इस बात से भी होती है कि असल में मर्ज जो है वो बिल्कुल ऐसा है, इसको कहते भी नोवेल कोरोना वायरस हैं इस वजह से कि ये बिल्कुल नया है। मालूमात इसके सिलसिले में हमारी जो डॉक्टरों की हैं वो बहुत कम है। आप इसकी मिसाल यूं करके समझिए कि रोज़ व्हाट्सएप पे या फेस, जिनको जब मरीज ही मुझसे या मेरे किसी और कोलीग से पूछ रहे होते हैं तो हमें डिफेंड करना मुश्किल होता है। जब वो नई नई बातें हमें बता रहे होते हैं कि फलानी चीज़ खा लें तो यूँ हो जाएगा, या फलानी जगह से भाप ले लें तो यूँ हो जाएगा, इनको डिफेंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता। सो हम किसी चीज़ को प्रॉपरली उस वक्त पे एडवोकेट कर सकते हैं जब हमें इस बात का पता हो कि इस चीज़ का फ़ायदा या इसका नुकसान क्या है। मिसाल इसकी बहुत बड़ी यही है ना कि पिछले दिनों एक बड़ा कॉमन सा हुआ था कि जी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन खा लें और इसकी प्रिवेंशन हो जाएगी, जबकि अभी तक साइंटिफिकली ये बात प्रूवन नहीं है। सो सर बल्कि बीइंग आपकी मैं सर आपकी बात को यहाँ एक्सट्रीमली काट न्यू वायरस। मैं सर आपकी बात को यहाँ पे सर काटता हूँ। सर बल्कि हमारी जो अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की जो वजीर सेहत हैं या मशीर सेहत हैं, ये मिनिस्टर जो हैं हमारी डॉक्टर साहबा जो हैं, उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक कहा था कि आप सिर्फ वो 2 टैबलेट्स जो हैं वो पैनाडोल की या वो आप ले लेंगे तो लिहाजा आप ठीक हो जाएंगे। तो सर अगर इस हाई लेवल के ऊपर भी पहुंच के और एक इंतहाई तजर्बेकार डॉक्टर जो कि उसको एक की पोस्ट दी गई है, अगर सर वो इस तरह की बात करना शुरू करते हैं तो सर फिर आप जो जो आपने अभी बात की है कि व्हाट्सएप के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ रोज एक नया टोटका आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हम लोगों को किसी भी किस्म का इस चीज के बारे में
पता ही नहीं था और ना हमने पता करने की कोशिश की। इल्म हासिल करने का तरीका जो है ना, जो दुनिया में राइज है, वो किसी भी नई चीज़ के बारे में ये है कि उसका जो साइंटिफिक लिटरेचर है वो चंद मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उन पर पब्लिश होता रहता है, और उसी से हमें ये बात पता चलती है कि कौन सी चीज़ एविडेंस उसका स्ट्रॉन्ग प्रूफ है और कौन सी चीज़ का एविडेंस वीक प्रूफ है। बिल्कुल ठीक जहाँ है। तक इस बात का ताल्लुक है कि किसी चीज़ की एडवोकेशन करना, शुरू में कुछ स्टडीज़ ऐसी ज़रूर आई थी जो बड़ी वीक स्टडीज़ थी, जिन्होंने ये बात सजेस्ट की थी कि शायद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या मलेरिया की दवा जो क्लोरोक्विन है उसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो प्रिवेंशन में भी इसका रोल है या इवन ट्रीटमेंट में इसका रोल है। सो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी तक भी जो जिस तरह की एविडेंस एक अच्छा एविडेंस कहलाता है, जिसे हम रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स कहते हैं, वो अभी तक प्रूव नहीं कर सके उन मुल्कों में भी जहां इनसे अमवात ज़्यादा हो रही हैं, जहां का जो साइंटिफिक लिटरेचर को जनरेट करने का जो एक तजुर्बा है वो हमसे बहुत बेहतर है, वो अभी तक इस बात को साबित नहीं कर सके। मेरा ख्याल है मैं इसको कोई ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार है, मेरी उस्ताद हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी कोई नीयत में कोई ख़राबी थी या उनको जितनी इंफॉर्मेशन थी उन्होंने उस लिहाज से पब्लिक को इसके बारे में अवेयरनेस दी। अच्छा, इसके बारे में जो भी अवेयरनेस नई साइंटिफिक आती है ना, देखो ऐन मुमकिन है कि आज मेरे मुंह से जो बात निकले हो सकता है कि कल को वो गलत साबित हो जाए। सो मेरा नहीं ख्याल, हमें जिस चीज़ पे एफर्ट करने की ज़रूरत है ना वो ये है कि अवाम तक दुरुस्त मालूमात पहुँचें। दूसरी बात ये कि अगर इसमें कोई गलत फहमी है तो उसको हम ठीक करने का बाइस बने। देखो, क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल में दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, उसमें से पॉजिटिव चीज़ का निकालना, जैसा ये मैं बात ज़रूर इस पे एतराज़ करूँगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो देने के लिए फंड्स नहीं हैं, या उनको बनाने के लिए जिन लोगों ने बनाना है उनको आपने परमिशन नहीं दी है कि वो फैक्ट्री अपनी खोल सकें, लेकिन वही फंड्स जो हैं वो अलल्ले तलल्ले उड़ाने में इस्तेमाल न होते नज़र आएँ, तो वो उसको मैं ज़रूर क्रिटिसाइज़ करूँगा कि भई अगर इतनी ही ज़रूरत थी बार काउंसिल्स को पैसे देने की, तो फिर डॉक्टरों की तनख्वाह को काटने की क्या ज़रूरत थी? तो इस किस्म की बात जब बीच में नज़र आती है ना, तो वो ज़्यादा दिल को दुखाने का बायस होती है ठीक। कि भई आपको जो आपके फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको आपको प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ज़रूर देना चाहिए, बल्कि उनकी जो जो ड्यूटीज़ हैं जितनी, क्योंकि आज ही मैं इसके ऊपर कुछ काम कर रहा था तो मैं देख रहा था कि जूनियर लेवल के ऊपर से लेके सीनियर लेवल के ऊपर तक जॉब डिससेटिस्फेक्शन किस कदर है हमारे डॉक्टरों में, जो उसकी सिर्फ वजह यही है कि उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं, जो एस्पिरेशंस होती हैं, उनको अमूमी तौर के ऊपर गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर पाती, कई जगहों पे एड्रेस नहीं कर पाती और कई जगहों पे गलत उनको सब्ज बाग दिखाए हुए होते हैं, जिनको जब बाद में वो पूरा नहीं कर पाते तो उन बेचारों को फिर उसका सख्त दुख होता है, वो फिर एजिटेशन के ऊपर उतर आते हैं, जिसका मुख्तलिफ अंदाज में इजहार होता हुआ अपने माशरे में YDA की शक्ल में या ग्रैंड अलायंस की शक्ल में या मुख्तलिफ तरीक़ों से आप देखते ही रहते हैं। ठीक। अच्छा सर, इसमें अगर सर मैं बात करता हूँ सर, क्योंकि सर आप जनरल हॉस्पिटल से ही हैं। सर जब जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने जो था अपने तौर पे जनरल हॉस्पिटल में, शेख ज़ायद हॉस्पिटल में मैं गया हूँ। वहाँ पे मैं जो आपके जो जूनियर डॉक्टर्स थे मैं उनसे मिल के आया, उनसे मैंने बातचीत की। और हालांकि मैं भी एक इंतहाई रिस्की एरिया में गया, उनसे मिल के आया। तो लेकिन सर वहां पे जाके जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे फील हुआ और मुझे बहुत ज्यादा मैं डिसहार्ट भी हुआ, वो ये सुन के हुआ कि वहां पे सर जो N95 मास्क जो थे सर, वो डॉक्टर्स तक को अवेलेबल नहीं थे। उनके पास प्रोटेक्टिव शील्ड्स जो थी वो उनके पास अवेलेबल नहीं थी, उनकी जो किट्स थी वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं थी। बल्कि सर उससे ज्यादा जो सर मुझे मेरे लिए जो शॉकिंग जो बात थी वो ये हुई थी कि उन्होंने अपने तौर पे कुछ चीजें मंगवाई थी प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें N95 मास्क भी शामिल थे और उन्होंने कुछ शील्ड वगैरह भी थी। तो मुझे वो बता रहे थे कि हमने ये चीजें अपने पैसे दे के खुद परचेज की हैं,
हमने गवर्नमेंट से तरफ से जो हमारा इदारा है जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, 50% उन्होंने जो है पेमेंट की है, 50% हमने अपनी जेब से पेमेंट की है, और डॉक्टर से जो जिन जिन को जरूरत थी वो दी। और खास तौर पर मुझे उन्होंने ये बताया कि हमने अपने, ये शेख जायद और जनरल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ सर मैं, कि हमारा जो लो स्टाफ था, हमारा जो बिल्कुल लो स्टाफ है, जैसे कि वो जो है अपना वार्ड बॉयज हैं या नर्सिस हैं, उनको उनसे हमने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, और वो ये सारी चीजें हमने उनको जो है वो खुद से दी हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, तो जो हमारे जो हुकूमती जो हुक्मरान कह रहे हैं, या सूबाई हैं, या कौमी असम्बली की तरफ से जो आते हैं, या हुकूमत सेंटर की तरफ से आते हैं, सर उनके मुलाजमीन तक, उनके ड्राइवर्स तक जो है वो N95 मास्क पहन के फिर रहे होते हैं। इसमें सिवाय अफसोस करने के मैं और कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल इसके लिए लफ्ज़ है अज़हर मिन शम्स के मतलब इस पे मैं क्या कहूँ। इस पे तो खुद आदमी देख के शर्मिंदा ही होगा, और फिर वो तस्वीरें जब खिंचवा लेते हैं और फिर सामने नज़र आ रहा होता है कि खुद पहने हुए खड़े हैं और साथ में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके पास वो नहीं मौजूद है, तो फिर इस पे क्या, मैं खामोशी बेहतर है, वो तो खुद ही देखें और शर्मिंदा हो। अच्छा सर, सर इसमें आप छोटी सी चीज सर इसमें ये देखें, अगर हम देखते हैं सर कोयटा के अंदर जो था वो यंग डॉक्टर्स जो थे सर, उनके ऊपर बकायदा लाठी चार्ज भी हुआ। उसके अलावा सर अगर हम लाहौर में भी देखते हैं तो यंग डॉक्टर्स के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। म्यू हॉस्पिटल की जो इस वक्त कंडीशन है सर वो भी आपके सामने है, और खासतौर पे जो कोरोना जो उन्होंने वार्ड बनाया हुआ है, या वो आप उसको जो क्वारंटाइन करते हैं वहाँ पे बल्कि सर आज सुबह से एक जो थी वीडियो थी वो बड़ी वायरल हो रही थी कि एक डेड बॉडी है वो सुबह से पड़ी हुई है, और उसको कोई जो है ना तो उसको टेक केयर करने वाला नहीं आया। उससे 2 दिन पहले सर, उससे कोई 10-15 दिन पहले सर एक जो था म्यू हॉस्पिटल के अंदर ही था, एक मरीज था, एजेड जो था वो मरीज था, और उसकी वो डेथ हो गई। और बल्कि उनको ये बताया गया कि उसको रस्सी से बांध दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ उसके पास जाने से डर रहे थे, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव का मरीज था। अब असाम असाम देखो, उस पेशेंट की ना जो ऑडिट हुआ था इंक्वायरी का ना, उसमें तो क्योंकि मैं शामिल था इस वजह से मुझे उसकी तफसील पता है। जी जी। वो अनफॉर्चुनेटली डेथ ड्यू टू कोरोना नहीं थी, वो अच्छा। डेथ ड्यू टू सम सर्टेन अदर कॉजेस थी, ठीक है। जिसमें लेकिन जो जो पॉइंट आपके इससे जो रेज होता है ना, वो मैं आपसे जरूर अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये कि ये जो पॉलिसी है ना कि आइसोलेट किया जाए तमाम कोरोना के मरीजों को और क्वारंटीन में रखा जाए, कोई शक नहीं कि ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप किसी शख्स को भी ना, जैसे आप मुझे ही अगर क्वारंटीन करना चाहेंगे ना, तो मेरी कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। जी या तो बिल्कुल। आप मेरी फैमिली को इजाज़त दें कि वो ले आएँ, वरना आप खुद मुझे वो प्रोवाइड कर दें। अब उसमें खाने पीने की हैं चीज़ें, मेरे लेटने की, मेरे सोने की, मेरे डे टू डे जो जो चीज़ें, मेरा इवन टॉयलेट है जिसकी मुझे जिस तरह का ज़रूरत है मुझे वो चाहिए। बाहर के मुल्कों से जिनको देख के हम ये सारा कुछ शुरू किया है, जैसे चाइना हुआ या इवन सऊदी अरब में मेरे कई दोस्त हैं जिनको कोरोना हुआ है, उनको तो किसी अच्छे होटल के कमरे में रखा गया है, उनको कोई इस तरह के क्वारंटीन के कमरे नहीं दिए गए हैं, और वहाँ पे हर चीज़ खाने से लेके उनकी टॉयलेटरीज और सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि जो लोग क्वारंटीन में रह रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको यानी जगह तो बना दी है कि उनको रख सकें, लेकिन उनको ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शायद पूरा बंदोबस्त नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि यानी सीखने का अमल अभी भी हो रहा है इस सिलसिले में। सर तो इस ये इसका सिलसिले मतलब, में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में भी। बाज अब देखें आपके सामने है कि कराची में सिंध गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसी है कि होम क्वारंटीन कर दिया जाए। आपके सामने सईद गनी साहब की मिसाल है कि जिनको कोरोना पॉजिटिव आया वो अपने घर में रहे, और जैसे यार उन्होंने सूखी रोटी खाना थी या पराठा खाना था, इससे किसी को गरज नहीं थी, वो जैसे मर्जी रहें। लेकिन यहाँ इमरान पे इस्माइल साहब, गवर्नर गवर्नर सिंध, उनको भी तो सर पॉजिटिव हुआ था। आपके आपके सामने है ना कि वो उनका खाना पीना, उनका रहना, वो वहां पे कैसे अपने आप को मसरूफ रखते हैं, टीवी देखते हैं या नहीं देखते, उनकी गुसल खाने की जरूरियात क्या है, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट। अगर ऐसी ही पॉलिसी, और लाहौर में या पंजाब में लोग इस वजह से खौफजदा हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जो इवन
गवर्नमेंट सर्विस में भी हैं, वो इस किस्म की बात कहते हैं कि भाई अगर हमें बीमार हो तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव, हमारा टेस्ट भी ना करवाना, इस वजह से कि अगर करवाया तो इतने सारे आपने घंटियां लगाई हुई हैं कि जिस लैब ने कराना है वो भी 1122 को फोन कर देगी, गवर्नमेंट की एजेंसियों को खबर हो जाएगी और आपको वो आके क्वारंटीन सेंटर में ले जाएंगे। मतलब ले जाएंगे तक तो बात ठीक है, लेकिन फिर मिलने भी नहीं दे रहे, फिर फैमिली की कोई उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, वो क्या खा रहे हैं। मतलब देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। एक की आपने मिसाल दी, वो अनफॉर्चुनेट उनकी इंतकाल हुआ, लेकिन ऐसे बेशुमार मरीज हैं। कई दिन मैं चंद दिन पहले भी एक वीडियो इसी तरह की देख रहा था, जो लोग बेसिकली इस सारी सिचुएशन से तंग आए हुए थे, वो अपनी अपने क्वारंटीन से निकल के आए हुए थे और शोर मचा रहे थे कि हमें, हालांकि देखो सीधी सी बात मैं तुम्हें बताऊं कि मैं इवन हज पे भी गया था ना, तो जो हमारे टूर ऑपरेटर्स थे उन्होंने जिस रोज तक ये बात कही थी कि हम खाना प्रोवाइड करेंगे, लोगों की जो मुख्तलिफ चीज़ें थी ना उन पे एतराज़ ही ख़त्म नहीं होते थे कि आज आपने पूरी क्यों दे दी है, इसमें घी ज़्यादा है, और आज आपने सूखी रोटी क्यों दे दी है, इससे तो हम हलक से नहीं उतरेगी। लेकिन जिस रोज से उन्होंने कहा कि नहीं जी हम खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे, खाना आपकी अपने जिम्मे, उस रोज से वो सारे इतराज खत्म हो गए। अब वो चाहे सूखी रोटी खाते थे, किसी को कोई इतराज नहीं था। सो इसके ऊपर मेरे ख्याल में दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी एक मुल्क में तो कम से कम कर लेना, कि अगर सिंध गवर्नमेंट इसको सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है कि होम क्वारंटीन करके लोगों को अच्छी तरह से रखा जा सकता है, तो अच्छी बात है। इस तरह से बहुत से और मसाइल से आप बच जाएंगे, जिसमें जो साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं लोगों के और जो उनका एंगर बढ़ रहा है इस सिलसिले में, आप यकीनन अगर खुदा न खास्ता दो चार और लोग इस तरह से उनकी तबीयत खराब हुई तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है हुकूमत के लिए। लेकिन इस सिलसिले में जिस वक्त तक रेलेवेंट अथॉरिटीज इस सिलसिले में गौर नहीं करेंगी, मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ जिनको, जो ये समझते हैं कि शायद हमें एक्सपोजर हुआ है, हमें कांटेक्ट हुआ है, लेकिन उन्होंने जान के अपने टेस्ट नहीं करवाए। भाई वो अगर टेस्ट करवाएंगे तो वो एक तरह के जेल खाने में नहीं चले जाएंगे। सो इससे तो मजीद केस छुप जाएंगे, बजाय इसके कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन एक्चुअल मरीज है। और ऐसे सिलसिले में जबकि आप सबके टेस्ट भी नहीं कर रहे, सो हमें कैसे पता चलेगा कि जो मरीज अस्पताल में आ रहा है क्या वो कोरोना इफेक्ट, चलो अस्पताल वाला तो फिर पता चल जाता है, जो उसके अलावा आ जा रहे हैं मरीज हमें पता ही नहीं चलेगा। सर अभी आपने जिस तरह बात की है कि सिंध गवर्नमेंट को आप बता रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट ने जो बहुत अच्छा है जो है क्वारंटाइन करने का एक तरीकाकार जो है वज़ा कर दिया है कि अगर कोई भी मरीज मिलेगा अगर पॉजिटिव होगा तो उसको उसके घर में ही क्वारंटाइन कर दिया जाएगा और उसको वहीं पे लॉकडाउन कह लें या सील कर लें। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। दिस इज वन ऑफ द मैं ऑप्शन, चाहता ठीक हूँ, हो गया। मैं ये चाहूंगा कि इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, और अगर सिंध गवर्नमेंट की ये पॉलिसी इफेक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं कि जिसमें फियर फैक्टर ये है कि जो लोग क्वारंटीन होंगे क्या वो प्रॉपरली उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे या नहीं, वो मजीद फैलाने का बायस न बने। तो भाई जिस घर में पॉजिटिव मरीज आया है उस घर में तो वो ऑलरेडी एक्सपोज कर चुका ना, तो उस सारे घर वालों को ही आप क्वारंटीन कर दें, बात ठीक हो खत्म गया, है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर अभी जैसा अभी आपने बात की जो है लॉकडाउन के हवाले से क्वारंटाइन करने के हवाले से सारा कुछ, तो सर आप क्या समझते हैं कि पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉकडाउन जो है उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि उसको एक स्मार्ट लॉकडाउन, जिस तरह आजकल एक नई टर्म यूज की है स्मार्ट लॉकडाउन की शक्ल में, मतलब सड़कों पर रश उसी तरह ही है, बाजारों में भी रश उसी तरह ही है, लेकिन 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और 4:30 बजे से लेके 5 बजे तक जिस दुकान के अंदर अगर पूरे दिन के अंदर अगर 100 बंदे ने जाना होता है तो वो 100 बंदा सिर्फ 4 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान ही दुकान के अंदर घुसा होता है। तो सर आप किस ऐसे किस्म के लॉकडाउन की हमायत करते हैं? सेम उसी, मैं सर उस सिनेरियो में पूछ आपसे यानी कि उस तनाजुर में पूछना चाह रहा हूँ सर, जो अभी रिसेंटली आपने देखा कि कराची के अंदर जो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा था कि आप जो है इसको प्रॉपर लॉकडाउन छोड़, बल्कि उन्होंने इसको कहा था कि इसको कर्फ्यू तक लगा दें। मैं सर उस सिनेरियो में आपसे पूछ अच्छा देखो, ये ना बिल्कुल रिवर्स बात है उस चीज़ के ना, कि जैसे कि अभी मैंने बात की आपसे कि एक तो जो होम क्वारंटीन है ये कराची वालों की
यानी सिंध गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी है। लेकिन इसी तरह से ये बात कहना कि कर्फ्यू वाली सिचुएशन लगा दी जाए, इससे मेरे ख्याल में जो मेरे जैसे लोग हैं या शायद आपके जैसे लोग हैं, उनको शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जिनके पास चार पैसे हैं वो अपने घर में कुछ सामान रख सकते हैं, लेकिन जो डे टू डे अर्निंग वाले हैं उनको बड़ा इससे नुकसान पहुंचेगा। ये जो बात है कि कंप्लीटली कर्फ्यू वाली सिचुएशन लगा दी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि मैं होम क्वारंटीन के फेवर में बात कर रहा हूँ, मैं कर्फ्यू के खिलाफ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मालूमात हमारी इस सिलसिले में बहुत ही कम है कि क्या इस तरीके से हमें फ़ायदा कितना होना है। हाँ, मैं जो स्मार्ट लॉकडाउन है ना, पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है कि इसका मतलब क्या है। मेरे हिसाब से स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि आपके पास माशाल्लाह से आजकल इंटरनेट मौजूद है, जिस तरह से आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट के पास बेशुमार डाटा मौजूद है। अच्छा, फिर लोगों के CNIC के साथ कनेक्ट करके वो बहुत सी और मालूमात भी ले सकते हैं। फिर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से मैप लगा के कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो आपके अफेक्टेड एरियाज हैं, उनका कोई पेरीमीटर डिफाइन किया जा सकता है कि इन एरियाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं एटलीस्ट उनका ये टेस्ट जो है वो करके देख लिया जाए कि उनमें कोरोना पॉजिटिव हैं कि नहीं है। यानी एक जैसे मरीज है आपका, तो स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म मेरे हिसाब से इस्तेमाल होगी उस वक्त पे जब आप पॉजिटिव केसेस जितने भी हैं आज तक इस वक्त पंजाब के अंदर, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता 5,000 हैं कि 6,000 हैं कि 7,000 तक पहुंच गए हैं, लेकिन जितने भी हैं आपके पास उनका डाटा मौजूद है। आप उन एरियाज को, उन घरों को आइडेंटिफाई कीजिए, उनके इर्द गिर्द के 40 घरों का आप एक यानी एक बैरियर सा लगा लीजिए और आप उनको चेक कर लीजिए कि उनमें पॉजिटिव कितने हैं। या इवन उसके लिए कुछ लोगों ने सजेस्ट जिस तरह से किए हैं कि एक टेस्ट है जो सस्ता है निस्बतन, IgG एंटीबॉडी का, कि अगर वो किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो उसको दिखाकर ये समझा जा सकता है कि इस आदमी का एक्सपोजर ऑलरेडी हो चुका, ये इम्यून हो चुका, तो उसको किस बात के लॉकडाउन की जरूरत है। जो IgG पॉजिटिव हो चुके, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे उनको इस टेस्ट की सहूलत, और इस बात और सस्ता टेस्ट है तो व्हाई नॉट कि वो करके लोगों का ये देखा जाए कि हाँ जी ये पॉजिटिव हैं और इनको काम करने की इजाजत दी जाए। ठीक हो गया सर। जैसा अभी आप बात कर रहे थे कि सर इस वक्त पंजाब में सर अगर हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखते हैं तो सर सिंध के अंदर जो है 7,465 पॉजिटिव मरीज हैं, पंजाब के अंदर 7,494 हैं, बलूचिस्तान में 1,172 है, KPK में 2,907 है, इस्लामाबाद में 393 है, गिलगित बल्तिस्तान में 356 है, आज़ाद कश्मीर में 67 है, और अब तक जो कंफर्म डेथ्स हुई हैं वो 449, यानी कि 450 से अभी ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी ये टैली जो है अभी कंटिन्यू है। लेकिन सर एक इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम सर मैं आपके साथ कि सर रीजन क्या है कि सबसे ज्यादा जो डेथ रेशो है वो KPK में से आ रहा है। ये वायरस एक ऐसा वायरस है कि जिसके बारे में मालूमात बहुत कम है। इसकी जो अभी तक पता है वो कई अक़साम है। हमें ये भी खबर मिल रही है कि जो टाइप चाइना में इन्फेक्ट की थी वो टाइप मुख्तलिफ है उससे जो यूरोप को इन्फेक्ट कर रही है। तो हमारे यहाँ कौन सी वाली टाइप है? सो हर टाइप के मुख्तलिफ अलामात हैं। अच्छा, शुरू में आपने ही बहुत से लोगों ने ये बात जानी होगी कि जी बुखार होता है, तेज़ बुखार होता है, खांसी आती है, इसके साथ खुश्क खांसी होती है और सांस का मसला होता है। भाई मैं तो आजकल ये गौर कर रहा हूँ कि भाई किस किस का पेट खराब होता है, तो मैं तो इस बात के ऊपर गौर कर रहा हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में मालूमात बहुत कम है। और मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी की सांस खराब हो रही है तो फिर यकीनन वो काउंट नहीं कर पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, तो फिर यकीनन उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये जो वजह है इसकी, मैं इसके ऊपर कोई रोशनी डाल नहीं सकता हूँ, इस वजह से कि मेरी मालूमात ही बहुत थोड़ी हैं। ठीक हो गया। मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि ये पंजाब वाले जो हैं वो इम्यून है या KPK वाले इम्यून नहीं है या सिंध वाले में इम्यूनिटी कम है, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। या ये भी हो सकता है कि KPK में जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज काफी
जो पंजाब है या सिंध के मामले में ज्यादा इंफीरियर हैं, जिस वजह से वहां पे ना 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 गवर्नमेंट। ना 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 ना, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है ये कहना ज्यादती की बात होगी उन लोगों के साथ जो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वहाँ मेरे जैसे ही लोग मौजूद हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ केपीके में या सिंध में जो मुझसे कहीं बेहतर हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनसे ठीक है। जब मेरा इंटरेक्शन मुख्तलिफ मामलात में होता है, चाहे वो किसी एग्जाम के सिलसिले में हो या किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हो, तो मैं तो उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। सो ये कहना मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत होगा कि केपीके में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो कम है या सिंध में मेडिकल फैसिलिटीज कम है। मेरे ख्याल में इट्स जस्ट अ गेम ऑफ लक कि किसकी कितनी इम्यूनिटी थी, किसको कौन सी वायरस की टाइप ने अफेक्ट किया, कौन से सिम्टम्स आए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सर जैसे अभी आपने सर बात की थी, इससे पहले आपने गुफ्तगू में बात की थी और आप ये बता रहे थे कि इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक वो लर्निंग फेज के अंदर है। तो अगर हम देखते हैं तो सर ये एक ऐसी वबा है, या आप कोई भी वबा हो या कोई भी आफत हो, कुदरती आफत हो, जैसे जल्जला है सर, कहीं पे अगर फ्लड आ जाए तो जो है अर्थक्वेक हो जाए, या कहीं पर सर को आतिशफशां फट जाए, तो अगर गवर्नमेंट जो है सर क्विक लर्नर नहीं होगी, तो सर ऑटोमेटिकली उसका जो इफेक्ट होगा वो अवाम पे पड़ेगा, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होगी, जो कैजुअलिटीज जो होंगी, जो डेथ कैजुअलिटी है, नंबर ऑफ जो डेथ टोल जो होगा वो हमेशा जो है वो अवाम का ही बढ़ता है। तो अच्छा। आपने ये बात कही थी कि हमारी जो गवर्नमेंट जो है वो अभी भी जो है वो लर्निंग फेज में है। सर आप क्या फोर्सी करते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो अगले नेक्स्ट जो कमिंग 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में अपने आप को इतना वो अकोमोडेट कर लेगी, या वो इतना एक्सपीरियंस गेन कर लेगी कि इस प्रॉब्लम के ऊपर, बेसिकली गॉड नोज कि ये प्रॉब्लम कब खत्म होगा, इसका पीक कब आएगा, या कितने पीक्स आ चुके हैं, ये आखिरी पीक कौन सा आएगा, गॉड नोज। तो उस वक्त तक आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट कमिंग जो है 2 to 3 मंथ्स, क्या हमारी गवर्नमेंट इस काबिल होगी कि वो अपने आप को इसके मुकाबले में लेके आ सके एक अरबी की कहावत है कि आमालुकुम उम्मालुकुम, ये हम लोगों में से ही हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, और वो उसी तरह के लोग हैं जैसे हम, मैं और आप हैं। सो सर पहली बात तो एटलीस्ट। ये कि जिस तरह का लर्निंग फेज मेरा और आपका चल रहा है ना, वैसे ही उनका चल रहा है। सर लेकिन एटलीस्ट बीइंग आप और मैं बीइंग सर सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा सर, एटलीस्ट आप और मैं, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और हम किसी सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सर हिट एंड ट्रायल मेथड पे नहीं जा रहे। हम सर अच्छा रोज इस एक नई सिलसिले में चीज को बाहर नहीं लेके आते। अच्छा इस सिलसिले में ना जो गवर्नमेंट की प्रॉबेबली शायद ज़रूरत है वो ये कि अपने जो मशावरत का अमल है ना उसको ज़्यादा वसी करे, ताकि उसमें ना जो मुख्तलिफ जो मुखालफीन है ना उनको भी शामिल ज़रूर करे, क्योंकि अच्छी बात कहीं से भी मिल सकती है। सो ये समझना कि सिर्फ मेरे ही साथ जो लोग बैठे हुए हैं वही अक्ल कुल हैं, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त बात नहीं है। मुख्तलिफ लोगों ने पिछले सालों में जो कुछ वबाएं आई हैं उनमें बड़े अच्छे काम किए हैं। मैं नाम किसी के नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अगर उनके कुछ अच्छे तजर्बे हैं तो उससे क्यों फ़ायदा ना उठाया जाए। वो किसी तरह के भी फ़ायदे हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक किसी प्रिडिक्शन का ताल्लुक है कि ये कब तक, तो ये बहुत कबल अज़ वक्त बात है। मेरे ख्याल में जो ये कहा जाता है ना, लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है फ्लैटनिंग द कर्व, इसका मतलब ये है कि आप मर्ज को एकदम ना बढ़ने दें। जब एकदम आप नहीं उसे बढ़ने देंगे तो आपकी जो एक पीक ज़रूरत है ना वेंटिलेटर्स की या हॉस्पिटल के ऊपर लोड की, वो नहीं आएगी। लेकिन इसमें ये बात तो नहीं कही जा रही ना कि मर्ज फ्लैटनिंग द कर्व से मर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये इस तरह की बात ही होना है कि हर्ड इम्यूनिटी होना है। हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं जब आपकी 70% या उससे ज़्यादा आबादी जो है उसको ये मर्ज हो जाए या वैक्सीन आ जाए, जिसको टाइम लग रहा है मोस्ट लाइकली, मेरे ख्याल में तो महीनों नहीं तो सालों में तो ज़रूर लगना है वक्त। लेकिन सर तो हर्ड सर, लेकिन जो हर्ड जो इम्यूनिटी का जो सिस्टम था सर, जो हमारा एक थ्योरी थी, वो सर इटली में और इंग्लैंड में सर टोटल कोलैप्स नहीं कर गई सर, अभी रिसेंट आपने देखा है। नहीं, देखो बात ये है कि हमें ये बात पता नहीं है कि उन्होंने अभी तक ये बात, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को ये हो जाएगी
तो इम्यूनिटी इससे डेवलप हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी इसे कहते हैं, यानी इन्फेक्शन ही इतना फैल जाए कि उसकी वजह से आपकी जो आबादी है उसके अंदर इसकी इम्यूनिटी आ जाए। लेकिन वहाँ पे वायरस की टाइप क्या है और वो उन लोगों की मोर्टेलिटी बढ़ती जा रही है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी उस तरह की मोर्टेलिटी नहीं हुई है कि रोज़ाना खुदा न खास्ता सैकड़ों की शक्ल में लोगों को अपने प्यारों को दफनाना पड़े। लेकिन ये कि इस सब के बावजूद मेरे ख्याल में ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि अपने मुशावरती अमल को ज़्यादा साइंटिफिक बनाए, इसमें रेलेवेंट लोगों को जो इसको 360 डिग्री में कहूँगा कि उनका फीडबैक सिस्टम होना चाहिए कि वो सिर्फ रेलेवेंट जैसे मेरे जैसे साइंटिफिक डॉक्टर लोग हैं उनको भी करें, लेकिन जो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं या आप मीडिया में से लोग हैं उनको भी साथ में इन्वॉल्व करें जो उनको फीडबैक दे सकें। इसी तरह से जो बहुत से और लोग निचली सतह के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोगों को घरों में जाके सप्लाई कर रहे हैं चीज़ों की, उनसे भी फीडबैक लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये कर्फ्यू वाली सिचुएशन की गई ना, तो इस बीमारी से ज़्यादा जो खुदा ना खास्ता मसाइल पैदा होंगे वो भूख की वजह से हो जाएंगे लोगों को। जी नाज़रीन, अभी आपने डॉक्टर साहब के साथ जो है कि इंतहाई जो पुरमगज़ जो गुफ्तगू आपने सुनी और उससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो और ख़ासतौर पे यंग डॉक्टर्स जो कि हमारा आप ये कह सकते हैं फ़ील्ड के अंदर ये हमारा जो महाज़ है कोविड-19 के खिलाफ जो हम एक जंग लड़ रहे हैं, उसको बिल्कुल फ्रंट के ऊपर खड़े हैं और वो उनमें से मेजॉरिटी ऐसी है जो कि अपने प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है या आप ये कह सकते हो उनके पास प्रॉपर हथियार भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस महाज के ऊपर डट के खड़े हैं। पूरे पंजाब को अगर हम देखते हैं तो मोर देन 385 पर्सनल जो है जो कि वो कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि अगर हम पंजाब के हवाले से देखते हैं तो जिस तरह मैंने बिल्कुल पहले डॉक्टर साहब के साथ बात की थी, तो पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल पर्सनल्स हैं उनकी रेशियो जो है वो मरीज़ों के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन अगर हम जो इन्फेक्टेड पर्सन्स की बात करते हैं, जैसे मिशनर हॉस्पिटल मुल्तान की अगर बात करते हैं तो मोर देन 20 जो डॉक्टर्स और डॉक्टर्स जो थे वो कोविड-19 के पॉज़िटिव हो चुके थे और उसके अलावा बाकी जो पैरामेडिक स्टाफ है पूरे पंजाब के अंदर, तो अगर उनको देखें तो एक बहुत बड़ी रेशियो बनती है। आप ये कह सकते हैं कि लायन शेयर जो है डॉक्टर्स का जो था वो खुद इस बीमारी से लड़ते हुए जो है इस बीमारी का शिकार हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब को मैं एक दफ़ा फिर सैल्यूट पेश करता हूँ डॉक्टर साहब को और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब जो हैं वो एज़ अ लीडर जो एक यंग डॉक्टर्स की टीम को चला रहे हैं और इस बीमारी के खिलाफ जो है प्रॉपर लड़ाई कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसा वक़्त आएगा कि ये हमारे जो डॉक्टर इमरान साहब हैं, इस इमरान हसन साहब इस तरह के इनके बहुत सारे दोस्त अहबाब जो कि अपनी-अपनी टीम के साथ इस लिहाज़ पे जो है वो एक जंग लड़ रहे हैं। बहुत जल्द हमें खुशखबरी सुनाएँगे कि उन्होंने पाकिस्तान से कोविड-19 का खात्मा कर दिया है। आप तमाम हज़रात अपनी-अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा कमेंट बॉक्स जो है वो आपकी राय के लिए बिल्कुल हाज़िर है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।